मॉर्निंग डियर। अभी तक हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ रखा है कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन कैसे करेंगे वेक्टर का, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। और हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसे हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और ये प्रोडक्ट टू टाइप्स के क्यों होते हैं। जब हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, और यह क्यों होते हैं ये सब हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ नाम से एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि यह वेक्टर प्रोडक्ट होगा। मीन्स दैट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन टू वेक्टर विल गिव्स वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स दैट जब हम किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो हमें प्राप्त होगा, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, तो वेक्टर के बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा है कि वन डायमेंशनल पढ़ने के लिए वेक्टर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन मोशन का या किसी और चीज का स्टडी करेंगे तो उस समय हमें वेक्टर की अत्यंत आवश्यकता होगी। इसीलिए वेक्टर का स्पष्ट और अच्छे से कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट दो तरह का होता है। एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा जो वेक्टर है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं उसके ऑफलाइन क्लास में। अब आज हम लोग जानेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, अगर मान के चलिए कि कोई वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर है, यही है। अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अब हमें क्या करना है, इसके बीच का कुछ एंगल भी होगा, एंगल थीटा है। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। हमने क्या देखा था, इस बी का दो कंपोनेंट था, एक एलोंग द ए था और दूसरा परपेंडिकुलर टू द ए था। तो बी जो है दो भाग में टूटेगा, तो ये क्या दे देगा, इधर बी कॉस थीटा दे देगा, और इधर जो हमें मिलेगा इस डायरेक्शन में जो मिलेगा वह हमें बी साइन थीटा मिलेगा। और हमने देखा था कि यही ये वाला जो है, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा। देखिए, इसी को हम ए क्रॉस बी को डिफाइन कैसे करते हैं। ए क्रॉस बी जो यहाँ पे डिफाइन होता है वो इस तरह से होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है कि यह ए जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ध्यान देना है बात पे। वेक्टर ए जो है बी कॉस थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो डॉट प्रोडक्ट देता है, स्केलर प्रोडक्ट देता है, क्योंकि ये अलोंग द ए ही था, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। लेकिन वेक्टर ए और बी साइन थीटा का डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई यह हमें क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा होता है, और हम इसी को लिखते हैं ए बी साइन थीटा। चूंकि यह एक दूसरे से परपेंडिकुलर है इसीलिए हमें डायरेक्शन देना पड़ता है, और यूनिट वेक्टर हम एन लिखते हैं, यानी नॉर्मल डायरेक्शन में ये है। ओके, अब हम ये भी बात करेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिफाइन करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर
and theta is the angle between them, then A cross B is the cross product and defined as the AB sin theta unit वेक्टर n। अगर वेक्टर A और B दो नॉन जीरो वेक्टर है, मीन्स दैट जीरो नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है, अगर वेक्टर A और B नॉन जीरो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है जो कि नॉन जीरो है, तो A क्रॉस B जब लिखते हैं तो वही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट है। ओके, तो हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन से डिफाइन करते हैं। मीन्स दैट क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ से हम फिगर से समझ चुके हैं कि ये क्या होगा, कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ओके, तो इस चीज को हम याद रखेंगे अब से कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला जो होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन होता है। चलिए अभी देखिए, अगर हम इसमें वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड अगर किसी चीज का लेते हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, इसीलिए यह ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफाइन किसको करते हैं, हम डिफाइन करते हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को। ये देखिए, ये जो यहाँ से ए क्रॉस बी होकर के आया है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, तो यही हमें डायरेक्शन दे रहा है। ये जो यूनिट वेक्टर लगाए हैं यह डायरेक्शन दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये जो टोटल क्वांटिटी है, ये टोटल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर है, यानी जो प्रोडक्ट आया है वह एक वेक्टर है। तो अब यहाँ से हम कुछ स्पेशल केस निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कुछ स्पेशल केस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं स्पेशल केस, देखिए, तो हम लिख सकते हैं, इस चीज को मैं यहाँ लिख चुका हूँ इसलिए यहाँ से इसको हटाता हूँ। और देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि स्पेशल केस में सम स्पेशल केसेस ठीक। पहला, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर कैसा हो गया, वेक्टर ए अगर इधर है वेक्टर ए, तो बी वेक्टर भी इधर ही होगा, ठीक है। एंगल कितना बन गया, 0 बन गया। अगर ऐसा केस बना है तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए बी साइन 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 हो गया। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा केस देखिए, अगर व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तब देखिए थीटा कितने हो गए, 90 डिग्री। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा ए बी। ओके,
कितना हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू ए बी। चलिए तीसरा देख लीजिए, तीसरा केस, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, देन ए बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री। तो सोचिए साइन 180 डिग्री कितना होता है, ये भी कितना होता है, ये साइन 0 के बराबर ही होगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू 0, तो टोटल प्रोडक्ट 0 हो गया। तो ये इस तरह से हम कुछ स्पेशल केस याद रखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि ए क्रॉस बी कैसे हम निकालेंगे। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे नोट में मैं लिख दे रहा हूँ। पहली बात है, क्रॉस प्रोडक्ट gives vector after मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या देगा, क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। दूसरी बात है कि वेक्टर अगर क्वांटिटी है, इसका मतलब है उसका डायरेक्शन भी होगा। तो अब वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी इंफॉर्मेशन देखिए। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज founded by right hand thumb rule. Direction of cross product is found by right hand thumb rule. right hand thumb rule के द्वारा हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो सीखना पड़ेगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस बार। जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो उस समय हमें कोई परेशानी नहीं होता था डायरेक्शन वगैरह की, क्योंकि वह एक स्केलर क्वांटिटी था। हम प्रोडक्ट निकालते थे, वो मेरा आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन हमें देना होगा कि वह किधर जा रहा है। अगर दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई होकर के एक वेक्टर दे रहा है, इसका मतलब है वो कहीं उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। तो वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि वो डायरेक्शन किस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो हमारा अभी अब टॉपिक क्या होगा कि ये जो रूल है फाइंड करने का, डायरेक्शन फाइंड करने का, राइट हैंड थंब रूल, इसी को सीखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। तो हम लिख देते हैं बस डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यही हमारा टॉपिक है। और इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छे से ध्यान देना। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए हो और ये कोई वेक्टर बी है तो इसी का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा राइट हैंड थंब रूल पे। क्या है रूल का नाम, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या होता है, ये वेक्टर ए क्रॉस बी है, यही होता है। ए क्रॉस बी आप निकालते हो और आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है क्या, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ये नॉर्मल डायरेक्शन में डायरेक्शन दे रहा होता है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना, ध्यान देना है। राइट हैंड, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो कलम रख करके आपको
राइट हैंड यूज करना है। ये नहीं कि अब आपका ये हाथ राइट हैंड अगर बिजी है तो आप लेफ्ट हैंड से कर लेते हो, गलत हो जाएगा। और बहुत लड़के करते हैं। हमेशा मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप अगर राइट हैंड से लिखते हो, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, उनके लिए अच्छा है कि राइट हैंड से वो तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अगर जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं, उनको कलम रख करके चेक करना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा। तो हमेशा ये निकालने के लिए आप ये ध्यान देंगे कि आप राइट हैंड यूज कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए कैसे निकलेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो आपको क्या करना है, देखिए ये चारों उंगली है, ये चारों उंगली है मेरा। अब ये चारों उंगली को हम वेक्टर ए के दिशा में रखेंगे। ऐसे रखे हैं, देखिए ए रखे हैं। हम हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं चारों उंगली, या इस तरह से रखते हैं। जो वेक्टर पहले है उसके अलोंग हम चारों उंगली को रखेंगे, ठीक है, राइट हैंड का। और हम घुमाएंगे इसको बी की ओर घुमाएंगे। ये घूमेगा किधर, बी की ओर। तो ये जो अंगूठा होगा मेरा, ये जो थंब होगा, ये डायरेक्शन देगा वेक्टर का। ये किसका डायरेक्शन देगा, और इस देखिए इस प्लेन में अगर ये दोनों इस प्लेन में है, बोर्ड वाले प्लेन में है, तो इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा ये वेक्टर जो क्रॉस होकर के आएगा। तो अब परपेंडिकुलर अब तो ऐसे दिखाया नहीं जा सकता है, तो हम परपेंडिकुलर हम इसी प्लेन में दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस पे मतलब ये इस तरह से बाहर निकला हुआ, ये जो आप ऊपर देख रहे हो एक्चुअल में क्या है, इस तरह से ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो ऐसे देखिए ये बाहर गया है, ये जो बाहर गया है यही डायरेक्शन किसका होगा, ये भी साइन थीटा का होगा। और यही आपको नॉर्मल डायरेक्शन देता है, ये वेक्टर एन देता है, ठीक है। तो यही जो है आपको क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, यही आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो आप समझिए बात को, फिर से मैं इसको कर रहा हूँ। क्या करना है, चारों उंगली को एक ही तरफ रखना है और घुमाना है वेक्टर बी की ओर। तो बी मेरा इधर है, तो इधर घूमेगा, तो ये अंगूठा बाहर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये जो बाहर जाता है इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड। बाहर जब अंगूठा या थंब जिसे बोलते हैं, अगर ये बाहर जा रहा है तो क्या बोलते हैं, आउटवर्ड बोलते हैं। देखिए क्या आप लिखोगे, यानी कि या इसका डायरेक्शन जो है ए बी साइन थीटा, ये आउटवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। इसी को देखिए आप क्या कर रहे हो, आप घुमा के चल रहे हो। देखो आप घड़ी के दिशा में जा रहा है या घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। जब आप ऐसे इसको घुमाते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। और करके और क्या बोल सकते हैं इसको, देखिए अब एंटी क्लॉकवाइज जो है प्रायः पॉजिटिव लिया जाता है, ये डायरेक्शन कन्वेंशनल होता है, इसे माना जाता है। तो माना जाता है कि कुछ लोग किसी किसी बुक में जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, कभी कभी निगेटिव माना है। तो मैक्सिमम बुक में जो लिखा हुआ है इसके एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसीलिए हम इसको और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की प्लस साइन दिखाते हैं इसके लिए, इस आउटवर्ड के लिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो आपने क्या किया, आपने किया कि फोर फिंगर जो था हमारा, फोर फिंगर को अलोंग द ए रखा और इसे मूव कराया बी की ओर। तो ना थंब जो है इसका डायरेक्शन दे रहा है, थंब दे रहा है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम लिख लेते हैं। तो क्या रूल क्या हो गया, इसका रूल क्या है, इसका रूल है when four fingers of right hand is placed along the vector A and moving
towards vector b, then direction of thumb gives direction, then direction of thumb gives direction of cross product vector A, cross product AB sin theta, which is perpendicular to the vector A and vector B. हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ इसी चीज को, ठीक है। जब दाहिने हाथ के चारों उंगलियों को वेक्टर ए के दिशा में रख कर वेक्टर बी की ओर घुमाते हैं तो अंगूठा सदिश गुणनफल वेक्टर ए सदिश गुणनफल ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन का दिशा देता है। चलिए एक बार और ध्यान दीजिए कि अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो रूल यही होगा कि चारों उंगली को, राइट हैंड के चारों उंगली को आप वेक्टर ए के डायरेक्शन में, जो पहले रहेगा उसके डायरेक्शन में रखना है और बी की ओर घुमाना है। देखिए इस तरह से घुमाते हैं, जो ये थंब होगा यही थंब का डायरेक्शन हमारे ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन का डायरेक्शन होगा। यही मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमारा क्या डायरेक्शन, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल ये होता है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और क्लियर करते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हो सकता है कि आपको अभी डाउट रहेगा, एक दो प्रॉब्लम इस पे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मान लिए हम इसके बीच का डायरेक्शन थीटा है, इसके बीच का डायरेक्शन थीटा है। हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो आसान है, अगर ये हमसे पूछा गया है तो अभी अभी जस्ट हम सीखे हैं कि हमें क्या करना है, वेक्टर ए की दिशा में चारों उंगली को रखना है, बी की ओर घुमाना है। तो बी की ओर हम घुमा देते हैं इसे। तो ये थंब जो नॉर्मल डायरेक्शन है ये आउटवर्ड जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब हमें लिखना है कि ये क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है, यही तो लिखना है। इसी से हम करते हैं। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि अगर हम हमारा ये
थंब बाहर जा रहा है, जिसका मतलब है कि आउटवर्ड है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वो आउटवर्ड। और क्या लिख सकते हैं, आउटवर्ड। देखिए उंगली किधर घूम रहा है, घूम रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अभी अभी आपको हमने बताया है कि एंटी क्लॉकवाइज को प्रायः पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव भी लिख सकते, तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है आपको। अब सेम चीज समझिए दूसरे एग्जाम्पल से, फिगर हम सेम रखते हैं, अच्छे से ध्यान देना, अगर आप इसको समझ गए तो फिर सबको आप सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर ए, अब की बार हमसे पूछा गया है बी क्रॉस ए। देखिएगा बी क्रॉस ए पूछा गया, रूल क्या कहता है, जो पहले वेक्टर आप लिखते हो, ठीक है, अभी जो वेक्टर यहाँ पे पहले ए था तो ए के दिशा में रखे थे, लेकिन इस बार बी वेक्टर पहले है तो बी के दिशा में रखेंगे, रख दिए बी के सीधा, लेकिन घुमाना है किधर, हमें ए की ओर घुमाना है, ए की ओर। देखिए आप इसको ऐसे घुमाइए, नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, अगर ज्यादा कीजिएगा तो आपका उंगली टूट जाएगा, लेकिन ये घूमेगा नहीं। तो आपको क्या है, अपने सेंस से आपको हाथ जो है उलटना पड़ेगा, अगर आप हाथ इस तरह से करते हो तब क्या होगा, एक ही ओर घूम जाएगा, और जैसे ही एक ही ओर घुमा तो अंगूठा देखिए अंदर की ओर जा रहा है, और ये जो घूम रहा है किधर, कैसे घूम रहा है, ये आपको क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए बी साइन थीटा, तो ये होगा ही ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड, लेकिन इसका डायरेक्शन जो हो गया इस बार क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, और इसी को बोलते हैं क्लॉक वाइज, और इसी को क्या बोल सकते हैं आप, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप बता सकते हो। चलिए आपको अपने से सोचना है, देखिए सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान के चलिए इस तरह से वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी इधर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ए क्रॉस बी आपको अपने से निकालना है, और आपको बताना है कि ये क्या होगा। आई होप आप अपने से बना लोगे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। आपको व्हाट्सएप के थ्रू इसका आंसर बताना है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि आपने क्या देखा, सेम ही चीज का पल, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा आउटवर्ड हो गया, बी क्रॉस ए बी साइन थीटा और इनवर्ड हो गया, मतलब डायरेक्शन वेरी कर गया। यहाँ आपने इसको चेंज किया तो डायरेक्शन बदल गया है। इसका मतलब एक और इंफॉर्मेशन यहाँ से आया कि यहाँ से ये पता चला कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, नहीं बराबर होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है और इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, दोनों अलग अलग जा रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है तो दूसरा अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम मोड की बात करें, ठीक है, अगर हम मोड ले लें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, डायरेक्शन इसमें नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल है, ठीक है, डायरेक्शन इज नॉट इक्वल, डायरेक्शन इज नॉट इक्वल, डायरेक्शन इक्वल नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो ध्यान देना है, कहीं मॉड तो लगा हुआ नहीं है, अगर मॉड लगा दिए दोनों में तो बराबर हो जाएगा, लेकिन मॉड अगर नहीं लगाए हैं तो बराबर
नहीं होगा। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिला है। ये हम आगे प्रॉपर्टी में भी देखेंगे कि इस चीज को कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालना है, इसका वैल्यू आप निकालोगे। एक और मैं दे देता हूँ, ये तीसरा चौथा पॉइंट अब आपको निकालना है। मान के चलिए कोई वेक्टर है इधर इस डायरेक्शन में, अब एफ वेक्टर लग रहा है, ठीक, और एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है इधर, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर दे देगा, ठीक है, ये वेक्टर आर है, ठीक है, एंगल है मान के चलिए इसके बीच 120 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ कितना होगा। वन, दोनों सवाल सॉल्व करके बताओगे कि क्या होता है। और एक चीज ध्यान देना है कि आपको जो इसका इन नोट्स बनाना है अच्छे तरीके से, जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में लिखते हो उसी तरह से इसको आप लिखते चलोगे, क्योंकि अभी 4-5 दिन क्लास ऑनलाइन ही होगा। जिनका जो टाइम है, जिनका जो टॉपिक चल रहा है वो अपने अपने टॉपिक का लिखोगे, क्योंकि इसके बाद मैं यूट्यूब पे और भी क्लास लूंगा जो कि दूसरे बैच का होगा। तो ये ध्यान देना है कि किन के बैच में क्या चल रहा है। ये जो चल रहा है घंटा, ये 7 से 8:30 जो सुबह बैच होती है उसके लिए है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते चलोगे, ठीक है। इससे क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब हिंदी में इसको आप बोलोगे ज्यामितीय सदिश गुणनफल का ज्यामितीय मतलब, सदिश गुणनफल का ज्यामितीय मतलब। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है इसे हमें समझना है। हम क्या करते हैं, वेक्टर ए लेते हैं और ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। आप जानते हो कि इसके बीच का एंगल अगर हम थीटा लेंगे तो इससे हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। इस तरह से हम बना सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक। अगर यहाँ से इसका डायरेक्शन नहीं होगा, इसका भी डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक। अब क्या है कि हमारा अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी ए होगा, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ठीक। तो अभी अगर हम बात करते हैं कि हम जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आएगा, तो ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन आएगा। अगर हम इसका मोड लेते हैं तो डायरेक्शन हट जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है ये। एन को क्या कहते हैं, एन को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो एन है क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। चलिए, अभी हमें क्या पता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो हमारा लेंथ आएगा यहाँ से यहाँ तक, यही लेंथ हमको क्या देता है, इस इसमें ये हमारा बी कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा बी साइन थीटा होता है। इधर से आप निकालो, या इधर से नहीं समझ में आता है तो हम नाम दे देते हैं इसका ओ ए बी, इसको सी बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
इंट्रैंगल OMD में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर BM डिवाइडेड बाय OB। तो यहाँ से BM बराबर कितना हो जाएगा, OB साइन थीटा। तो OB का वैल्यू कितना है, B साइन थीटा। इसका मतलब हो गया कि OB, ये MB क्या है, इस ये जो आप रेक्टेंगल बना हुआ है, पैरेललोग्राम बना हुआ है, उसकी हाइट है, OM क्या है, ये हाइट हो गया। ठीक है, और हमें पता क्या है, हमें एक चीज पता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें निकालना है। इसका मतलब है कि हमें ये ज्योमेट्रिकल से क्या देता है ये जानना है। तो अभी हम इसका एक बार ये कोशिश करते हैं कि इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ। चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो होता है वो आपको होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और इसका बेस देखिए क्या है, OA है, बेस क्या है, OA है। और इसकी हाइट कितनी होगी, इस पैरेललोग्राम की हाइट यही होगा, BM होगा, BM हाइट है। OA का वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू A है। ठीक है, और ये वेक्टर के साथ लिखते हैं तो एरो दिखाते हैं और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो केवल एक। इसके बाद BM है, BM देखिए, BM यही है और वैल्यू कितना है, BM साइन थीटा। इसका मतलब हो गया कि AB साइन थीटा आ गया। यहाँ से देखिए AB साइन थीटा आ गया। AB साइन थीटा किसका वैल्यू होता है, मॉड का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, मॉड A क्रॉस B का वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें एरिया निकालना है, अगर एरिया निकालना है तो हम क्या निकाल लेंगे, अगर हम एरिया निकालते हैं तो इसका मतलब होता है हमें क्या निकाल लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिला, इंफॉर्मेशन क्या मिला, यहाँ से मिला इंफॉर्मेशन मिला कि जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives area of the parallelogram. The cross product of two vector gives area of parallelogram. यह जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत डिटेल है, आप इसे अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, ये एग्जाम में पूछा जाता है। The cross product of two vector gives एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि आप क्रॉस प्रोडक्ट अगर कहीं का निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि क्या निकाल रहे हो, आप एरिया निकाल रहे हो। किसका एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखोगे तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग और क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, एग्जाम्पल क्या आते हैं। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि OA OB वेक्टर दिया हुआ है कि OA वेक्टर A है, OB वेक्टर B है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB का एरिया क्या होगा। तो अभी अभी हम जिस थ्योरी को पढ़े हैं उसी पे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें एरिया देता है, लेकिन किसका देता है, पैरेललोग्राम का। इसीलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ये वेक्टर B है तो इसको B कर दिए, ये वेक्टर A है, नीचे है तो ऊपर भी A होगा। अब जब इसका पूरे का एरिया निकालेंगे तो जैसा इधर हाफ है उधर ही हाफ इधर भी होगा, यानी कि ये और ये क्या होगा, बराबर ही होगा। इसका मतलब हो गया कि हमें अगर फाइंड करना है एरिया तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया अगर हमें निकालना है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, area of parallelogram
इसका ओ ए, इसका नाम दे देते हैं, चलिए सी दे दिए, ओ ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड होता है। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो आप देखिए कि इसके ट्रायंगल का आधा हो जाएगा, इस पूरे चतुर्भुज का आधा हो जाएगा, और देखिए हाफ गुना हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हाफ कितना हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी जस्ट निकाले तो ए क्रॉस बी होता है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी बराबर, यही हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम सॉल्व कर सकते हैं, कहीं एरिया पूछेगा तो हम क्या निकाल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। एप्लीकेशन है इसका, इसे अच्छे से समझिए। आगे का टॉपिक हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर आई जे के, किसका निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे हो पाएगा, हमें क्या पता है, आई जो है एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, आई एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, वाई जे जो है वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और जेड जो है के जो है जेड एक्सिस के अलोंग होता है। चलिए एक्सिस कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इस तरह से जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, जिन लोगों का बायोलॉजी है उन लोगों को पता नहीं चलेगा क्या होता है, लेकिन आप हो सकता है 10th वगैरह में भी 9th वगैरह में भी आप पढ़े होंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से होता है। एक को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, दूसरे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसे सिलिंड्रिकल भी कहते हैं, स्फेरिकल भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो हम अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या पता है कि आई जो है एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1 हो जाता है। इसका आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको ये भी पता है कि आई जे और के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, सब के सब कितने हैं, 90 डिग्री पे हैं, सारे के सारे 90 डिग्री पे हैं। किन्हीं को डाउट होता होगा कि ये तीनों 90 डिग्री पे कैसे हैं, तो ये समझिए कि ये तो 90 डिग्री दिख रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला वेक्टर जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, इस तरह से है। क्योंकि हम 2 डायमेंशनल प्लेन में फिगर बना रहे हैं, इसीलिए इसको हमें इस तरह से दिखाना पड़ा है। एक्चुअल में ये कैसे है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, समझिएगा बात को। चलिए, तो अभी आपको निकालना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए निकाल के देखिए। सबसे पहली बात है कि हमको मान के चलिए कि यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई निकालना है। अगर ये निकालना है तो रूल क्या कहता है कि अगर आई क्रॉस आई, मतलब ये इधर ही है, याद कीजिए, स्पेशल केस भी आपको बताए हैं। अगर आई क्रॉस आई है, ये वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए तो इसका मतलब है कि एंगल कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। तो मोड ऑफ वेक्टर आई, मोड ऑफ वेक्टर आई, और यहाँ पे क्या लगेगा, क्रॉस है तो साइन आएगा, तो और साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साइन 0 0, तो इसका मतलब हो गया कि मोड 1 गुना 1 गुना 0 कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से निकालिए जे क्रॉस जे,
मॉड जे साइन 0, ये भी क्योंकि देखिए जे क्रॉस जे इधर ही है और जे इधर ही है, तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 0, तो ये भी 0 हो गया। इसके बाद देखिए ए क्रॉस के, एक डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका 0 डिग्री पे ही होगा, तो ये भी हो गया 1 क्रॉस 0। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या, अगर आप सेम लेते हो ना बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, तो कितना हो जाएगा, ये 0 होगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। क्या हो गया है यहाँ पे, यहाँ से याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, इसे लिखना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, इसे कॉपी में आप इसी तरह से लिख लेंगे, लेकिन एग्जाम में इस चीज़ को लिखना नहीं है, इसीलिए मैं हिंदी में इस चीज़ को लिख रहा हूँ। एग्जाम वगैरह में हमसे ये अगर पूछा जाता है कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे या के क्रॉस के क्या होता है, तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम होने पर आई क्रॉस आई, सेम का मतलब है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के होने पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो ये तो सेम होने की बात हो गई। अगर सेम नहीं होता है, अगर सेम नहीं होता है तब क्या होगा, तो देखिए सेम अगर नहीं होता है तब क्या होगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए क्या करना है आपको समझिएगा, इसके लिए सेम अगर नहीं होता है तब हम क्या करते हैं कि इस तरह से लिखते हैं। देखिए समझिएगा, अगर हम यहाँ से निकालें, क्या निकालें, चिन्ह नंबरिंग कर देते हैं, पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, चौथा में। ठीक है, चौथा में देखिए, चौथा में क्या कर रहे हैं, अगर हम मान के चलिए लिखते हैं आई क्रॉस जे, लिखते हैं आई क्रॉस जे। रूल क्या कहता है, मॉड देना है आपको, जे का भी मॉड। इसके बाद साइन, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, ध्यान देना है, लेकिन यूनिट वेक्टर लिखना है, आई जे साइन थीटा यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर अगर हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लिखते तो क्या होता था, 0 की वजह से 0 हो गया है, लेकिन इसका वैल्यू 1 होगा। अब यूनिट वेक्टर लगाएंगे, यूनिट वेक्टर जब लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर यहाँ भी था, लेकिन वो यूनिट वेक्टर साइन 0 की वजह से 0 हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट पूरा हमको 0 दे देगा, उधर 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन 90 डिग्री। अब यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर n लगा देते हैं इस बार। ठीक है, समझिएगा बात को अच्छे से। अब हमें डायरेक्शन निकालना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। वेक्टर ए आई के अलॉन्ग रखेंगे, घुमाएंगे जे की तरफ, घुमाए जे की तरफ, ये जो है आउटवर्ड जा रहा है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन है, के है, कौन है, के है। इसका मतलब हो गया कि वह 1 क्रॉस आई साइन थीटा, साइन 90 का भी 1, लेकिन इनटू में यहाँ कौन चला जाएगा, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में कौन है, के है। तो इसका मतलब हो गया कि पूरा फाइनली मल्टीप्लाई होकर ये के क्या दे दिया, यूनिट वेक्टर के दे दिया। और कहने का मतलब है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, आई क्रॉस जे बराबर यूनिट वेक्टर के हो गया। बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये सर्किल एक बनाएं, ठीक है, और इस सर्किल में यहाँ पे आई दिखा दें,
यहाँ पे जे दिखा दें और यहाँ पे के दिखा दें, तो अगर हम ऐसे बढ़ेंगे, देखिए ऐसे अगर बढ़ेंगे तो ये क्या कहलाता है, इस तरह से बढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, एंटी क्लॉक वाइज कहलाता है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसे बढ़ेंगे तो क्या दिया, आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे किए तो हमें आई आई तो क्यों कौन मिला, प्लस, प्लस हो जाएगा इधर, मतलब क्या है, पॉजिटिव में के का वैल्यू क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में आपको जो मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे बराबर यूनिट वेक्टर के हो जाएगा। उसी तरह से आप जब निकालोगे जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस अपने से निकाल करके इस तरह से देखिएगा और ये क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के कीजिएगा तो आगे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, तो ये आपको आई हो जाएगा। और छठा नंबर में के क्रॉस आई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, के क्रॉस आई करिएगा तो आगे जे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, ये होमवर्क रहा आपका, कि आप जिस तरह से हम इसको निकाले हैं उसी तरह से इस दोनों को भी निकाल करके आप कॉपी में लिखेंगे। और ये मैं चेक करूंगा, ये कॉपी में, आपकी कॉपी में हम चेक करेंगे बाद में कि आपने इस तरह से निकाला है या नहीं। हमने तो यहाँ सिमिलरली करके लिख दिया है, यहाँ से देख करके लिख दिया है। एक बात तो आपको ये पता चल गया कि इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तब ऐसा हुआ, अगर उल्टा हो जाए, अब सोचिए, अगर कहीं लिखा हुआ हो कि जे क्रॉस, ये लिखा हो जे क्रॉस आई लिखा हो, जे क्रॉस आई, मतलब आपको ऐसे चलना है इस डायरेक्शन में, ये ऐसे हुआ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, मान के चलिए ऐसे है, इधर चल रहा है, इधर ऐसे ऐसे चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। और क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जे क्रॉस आई कीजिएगा तो कौन मिलेगा, माइनस के मिलेगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ इस चीज को, याद रखिएगा। अगर कहीं जे क्रॉस आई होगा तो उल्टा हो गया, देखिए जे क्रॉस आई तो ये किधर गया, अंदर की ओर जा रहा है, यानी जेड जो है बाहर की ओर लेकिन अंदर की ओर दिखा है डायरेक्शन, मतलब हो गया क्या कि निगेटिव करना पड़ेगा किसको, के को। उसी तरह से देखिए, अगर हम जे क्रॉस आई किए तो माइनस के मिला, आई क्रॉस के कर देते हैं, आई क्रॉस के करेंगे तो आगे क्या मिलेगा, माइनस जे मिलेगा। के क्रॉस जे कर देते हैं, देखिए के क्रॉस जे इधर आएंगे तो कौन मिलेगा, कैसे चल कैसे रहे हैं, अब की बार क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसीलिए निगेटिव हो जाएगा, माइनस आई। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इसलिए वैल्यू होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी आपको तीन इन्फॉर्मेशन, तीन इधर हो गया, तीन यहाँ भी हो जाएगा। क्या क्या हो गया कि आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, के होगा, जे क्रॉस के इक्वल टू क्या होगा, आई होगा, और के क्रॉस आई बराबर वेक्टर जे होगा। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि यूनिट वेक्टर किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर विथ आई जे एंड के। कोई तो वेक्टर मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, let us consider vector A equal to a1x I plus b ay j plus az k, और वेक्टर B है bx I plus b y j plus bz k। समझिए इस बात को, पहले क्या है एक्चुअल में क्या है। कोई वेक्टर A है,
ए एक्स मैग्नीट्यूड है इन एक्स एक्सिस में, ए वाई मैग्नीट्यूड है किधर जेड वाई में, और ए जेड जो है मैग्नीट्यूड है के बता रहा है कि जेड एक्सिस में है। उसी तरह से बी जो है एक्स एक्सिस में बी एक्स है, बी वाई जो है वह वाई एक्सिस में है, और बी जेड जो है वह जेड एक्सिस में है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ये सबका डायरेक्शन हमें पता है। कोई भी पॉइंट समझिए कि कोई पॉइंट स्पेस में है, मतलब क्या कि 3D है, ये जो हम फैक्टर ए है, ये फैक्टर कैसा है, 3 डायमेंशनल है। ये इसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, इसका मतलब है 3 डायमेंशनल है। तो कहीं अगर कोई पॉइंट है, कहाँ है, स्पेस में है, तो इसका एक्स से भी कुछ डिस्टेंस होगा, यह एक्स से भी कुछ डिस्टेंस पे होगा, वाई से भी कुछ डिस्टेंस पे होगा, और यह जेड से भी कोई डिस्टेंस पे होगा। तो ये दोनों वेक्टर है, इसका हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहिए। अब हम यही सीखेंगे कि ये अगर दोनों वेक्टर है तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कहाँ से बनेगा ये सवाल। तो ये सवाल तभी बन सकता है जब आपको ये पता हो कि दो यूनिट वेक्टर किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। सारा खेल वहीं से समझ में आएगा आपको कि अगर आपको पीछे अगर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया है तो आप इसे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है पहले आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से समझ जाओ डायरेक्शन के साथ, तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखिए याद करके कैसे बनता है। और एक चीज आएगा यहाँ पे, तो पहली चीज तो हो गया कि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और एक इम्पोर्टेंट चीज आना चाहिए मैथमेटिक्स का कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। एकदम बिल्कुल न्यू थिंग होगा आपके लिए। तो हम अभी देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। अभी सबसे पहले तो हमें यही निकालना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। इसका मतलब है कि पहले वेक्टर ए को लिखना है, वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, क्रॉस करना है क्या, वेक्टर बी को करना है। बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता चलेगा वो ये चलेगा कि आपको करना क्या है, ये इस टर्म से सबको मल्टीप्लाई करना। निकालेंगे कैसे, तो डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा, लिखने का तरीका देखिए, डिटर्मिनेंट को जो हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, इसके अंदर में लिखेंगे, ये दोनों खंभे के अंदर में लिखेंगे। ये वेक्टर आई है, ये वेक्टर जे है और ये वेक्टर के है, क्योंकि आई जे इसमें दोनों में कॉमन है ये चीज, तो हमने इसको ऊपर लिखा, आई जे के को लिख दिया। अब क्या करना है, जो वेक्टर पहले है, कौन वेक्टर पहले है, ए वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड को जस्ट इसके बाद लिखिए, ए एक्स ए वाई और ए जेड, क्योंकि ये जेड के साथ था, के नीचे था, के साथ था तो के नीचे चला है। उसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं बी एक्स बी वाई और बी जेड। ये क्या हो गया आपका, डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यही जो है ये दोनों जो मिल करके है, ये एक्चुअल में है क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ में चला आएगा। ये फर्स्ट, ये जो आप ऐसे जब पढ़ते हो तो ये इसका जो है रो कहलाता है, और इस तरह से अगर ऊपर नीचे हम जाते हैं तो ये इसका कॉलम कहलाता है। ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि ये रो कौन सा होता है, कॉलम क्या होता है, लेकिन यहाँ पे केवल हमें सिर्फ ये पता हो कि क्या, अगर सिर्फ ये पता हो कि कैसे सॉल्व किया जाएगा तो मेरा काम यहाँ पर फिजिक्स में चल जाएगा, हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर जब हम पढ़ते हैं तो रो कहलाता है, इस तरह से रो हुआ, ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हुआ।
उसी तरह से ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ और ये तीसरा कॉलम हुआ। तो ये पहला है, ये याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव होता है, अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि हम आई लिख दिए, वेक्टर आई लिख दिए। अब आई जब लिख दिए तो आप अब यहाँ पे इसको और इसको आई के सामने और इसके लंबवत जो भी है सबको कैंसिल कर दीजिए, यानी कि ये और ये कैंसिल, बच क्या गया है, आपको बचेगा ये बस इतना, ठीक है, इतना बचेगा। ठीक, जब इतना बचा तो आप क्या करो, ये इसको मल्टीप्लाई करना है। रूल कहता है कि आप इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करके घटाओगे, तो पहले ये मल्टीप्लाई करो और इसमें ये वाला घटा दिया जाएगा, तब क्या बचेगा, तो ए वाई बी जेड, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, घट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए जेड और बी वाई हो जाएगा। देखिए ये घट गया, ठीक है, रूल समझिए आप, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ये घट गया, तो हम इसका काम कर देंगे, तो इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जे पे आएंगे, तो जे क्या होगा, पहला प्लस हुआ है तो ये माइनस होगा, तो माइनस जे। अब इसके साथ देखिए जे के साथ ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन बचेगा, कौन बचेगा, अपना ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, तो इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ए जेड, सॉरी यहाँ पे जेड होगा, ठीक है, ए एक्स बी जेड, फिर क्या हो गया, ए जेड बी एक्स, ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया। अब इसको भी हम मिटा देते हैं, अब इसका काम हो गया। अब हमारा कौन होगा, प्लस, यहाँ माइनस हो गया तो ये प्लस होगा, फिर के के साथ देखिए क्या होगा, ये खत्म और ये खत्म, बचेगा क्या, यही बचेगा, ये बचेगा। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स, पहले लिखो ए वाई बी एक्स, बी एक्स। तो इस तरह से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यही जो फाइनली आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बाद में हम इसे सॉल्व करके ना लेंगे कि क्या होगा। तो इस डिटर्मिनेंट का यूज करके हम अगर दो फैक्टर 3 डायमेंशनल होगा तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। और देखिए सब में आई, इसमें जे और इसमें के बचा रहेगा, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसमें आई जे और के तीनों होगा, ठीक है। हो सकता है कि एक डायरेक्शन कोई खत्म भी हो सकता है क्योंकि घटेगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा तो माइनस होकर 0 भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि इसी रूल से हम सॉल्व करेंगे। ये वाला भी है, इसको सॉल्व करके भी आप ये ला सकते हो, देखो ये भी सॉल्व होगा तो ये सब आएगा, लेकिन इसे सॉल्व करना थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये इससे हम तुरंत आंसर तक आ जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। इसे नोट डाउन कीजिए अच्छे से, फिर आगे समझते हैं। आइए अब इस पे हम एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन ही लीजिए आप। क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3k प्लस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i 3 ऐसा करते हैं, इसको i प्लस 2j
अगर ऐसा है वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा? तो हमारा अभी जस्ट हम रूल क्या पढ़े हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे वेक्टर आई जे और के का। इसके बाद क्या करेंगे, जो वेक्टर पहले है वेक्टर ए है तो ए को जस्ट इसके 2 3 4, फिर वेक्टर बी आ जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट है 1, इसका है 2 और इसका है 3, पुट कर दिए। तो ये हमारा हो गया क्या, डिटर्मिनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें 3 कॉलम और 3 रो है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, जो पहले होता है पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या करना है, ये कॉलम और ये रो जिसमें ये है इससे आगे बढ़े खत्म, और इससे भी आगे बढ़े ये भी खत्म, जो बचा उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, अक्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से डायगोनली मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, इसमें 3 क्रॉस 3 हुआ, माइनस कितना 4 इंटू 2। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जे, तो ये और फिर ये कैंसिल, तो बचेगा कितना 2 और 3, 2 इंटू 3 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस के, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचा कितना, ये 2 दूना 4 माइनस, सॉरी इसको पूरा ही लिखते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। देखिए क्या हो गया, आई 3 दिया 9, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8 माइनस के, यहाँ कितना 6 माइनस 4 प्लस के ना हो गया, प्लस के इंटू 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 1 8, तो कितना हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया आई माइनस, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 जे प्लस 4 में से 3 चला गया, तो 4 में से 3 गया 1, तो ये तो यही आपका आंसर हुआ, ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना। ठीक है, इसी में जो हमसे नहीं पूछा गया है, मान के चलिए ये भी दिया रहता है, देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए भी पूछता, बी क्रॉस ए भी पूछता, तब क्या करते हैं, तब हमें क्या करना होता, ये हो गया, ये पहला पार्ट इसका था, आंसर हो गया। अब दूसरी पार्ट के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी पार्ट के लिए अगर हमसे पूछा जाता कि बी क्रॉस ए निकालना है आपको, रूल क्या होता, रूल यही होता कि आई जे और के रख दिए, डिटर्मिनेंट निकालना था हमें। तो जो पहले वेक्टर है आई जे के नीचे आएगा, तो पहले कौन है, इस बार बी है, तो कितना आ जाएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, इसके नीचे कौन आएगा, ए आएगा। ए का कोएफिशिएंट देखिए सबका 2 है 3 है और ये 4 है, देखिए क्या हो जाएगा, आई हो गया। इसके बाद आई के सामने ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचेगा यही 4 डिजिट बचेगा, और इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू कितना होगा 4 माइनस कितना 3 इंटू 3, ए आंसर इस बार अलग हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस था तो ये माइनस होगा, अल्टरनेट चलता है, ये प्लस माइनस प्लस, फिर अगर और रहता तो क्या होता, वह आपका माइनस होता। ठीक है, तो ये माइनस अक्सर यही 3 रहता है, तो यहाँ से माइनस जे, तो माइनस जे के साथ ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा ये 2 और ये 2, कोना कोनी मल्टीप्लाई करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, फिर प्लस के हो जाएगा, प्लस के हो गया। अब की बार ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचेगा ये चारों, तो यहाँ 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, देखिए आंसर किस तरह से अलग हुआ है। यहाँ 2 इंटू 4 आई
इंटू 8 माइनस 9 माइनस जे 4 माइनस 6 प्लस के, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। ठीक है कि तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 4, देखिए तो माइनस आई, ये माइनस माइनस प्लस 2j, यहाँ पे 3 माइनस के, क्योंकि इसके डायरेक्शन से यहाँ पे माइनस आई हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। ये आपको क्या हो गया b क्रॉस a का वैल्यू हो गया। ये भी आपका इसमें आंसर हुआ। तो दोनों में क्या किस चीज का मैग्नीट्यूड सेम रहा है, लेकिन क्या चेंज हो गया है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। एक आउटवर्ड था तो दूसरा इनवर्ड हो जाएगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड निकालने की बात आए, इसी को भी देख लीजिए। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यही तो वेक्टर आया है। अब इसी का मॉड ले लेंगे, मतलब i माइनस 2j प्लस के का क्या होगा, मॉड होगा। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 तो 6 हो जाएगा, रूट 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आप मॉड लीजिएगा, इसका भी अगर आप मॉड लेते हैं, ठीक है, इसका भी मॉड लेते हैं, b क्रॉस a का मॉड अगर लेते हैं वही वैल्यू आएगा, कितना माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना होगा 1 प्लस 4 प्लस 1 तो 6 ही होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहा, लेकिन डायरेक्शन इसका अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को देखें। पहला चीज क्या देखें कि अगर आप a क्रॉस b करते हो तो क्या लेना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो आप देख लिए। इसके बाद अगर आप a क्रॉस b करते हो और फिर b क्रॉस a करते हो तो मैग्नीट्यूड तो सेम रह जाता है, लेकिन डायरेक्शन उसका एक दूसरे से अपोजिट हो जाता है। अगर पहले क्लॉकवाइज आया था तो बाद में एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या है वेक्टर को चेंज किया है, मतलब ऑर्डर मैटर करता है। सिंपली सा बात है कि यहाँ a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। बाकी हम लोग डीपीपी जब बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, लेकिन थ्योरी में आप बस एक जो हम अभी एक एग्जांपल सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिर्फ इसी को देखेंगे। डीपीपी में और बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आपको एससी वर्मा भी करना है और डीपीपी के थ्रू आपको जीसी अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन होगा। इसके बाद अनुराग मिश्रा के बुक से डीपीपी में क्वेश्चन रहता है। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स हैं जहाँ से हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। प्लीज आपको कहता है कि वेक्टर a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझिए कि ये बराबर नहीं होगा। हमने एग्जाम्पल में आपको बताया भी, दिखाया भी कि ये बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन इसका जो है डायरेक्शन वह अलग हो जाता है। तो डायरेक्शन बराबर अगर कर दीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अगर है तो इसमें अगर हम माइनस लगा दें और b क्रॉस a लिखें तब ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन का साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये बराबर हो जाएगा। तीसरी बात, अगर हम मॉड लेते हैं, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लेते हैं तो ये बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, डायरेक्शन अलग अलग हो रहा था, ये होता है। ठीक है, चौथी बात, अगर कहीं वेक्टर a क्रॉस b प्लस c हो, ठीक है, तो हम इसको जो लिखते हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c लिखेंगे। ठीक है, पांचवी बात, अगर यूनिट वेक्टर a क्रॉस यूनिट वेक्टर
आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, अगर सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ है तो 0 देगा, सेम हुआ है तो 0 देगा। छठा, अगर कहीं पे वेक्टर आई क्रॉस जे है तो ये के दे देता है। एक आगे बढ़ गया, ऑर्डर जब याद कर लीजिएगा, ऑर्डर जो दिखाए थे फिगर में, ये होता है जे क्रॉस के अगर होगा, जे क्रॉस के होगा तो जे क्रॉस के बाद देखिए जे के बाद फिर आई चलाएगा तो ये आई हो जाएगा। फिर देखिए के क्रॉस आई अगर हुआ तो आगे बढ़िएगा तो जे मिलेगा। ठीक है, उलट जाएगा। अगर मान के चलिए इसी को हम सेवन करके और लिखें जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो ये माइनस के हो जाएगा। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। आई क्रॉस ए तो माइनस जे हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसे आपको याद रखनी है। प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला यूज, टू फाइंड टॉर्क और मोमेंटम, मोमेंट टू फाइंड, इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं और एम से भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, अगर कोई वेक्टर मान के चलिए कि ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट है, ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर एफ है। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर आर और एफ है, तो आर क्रॉस एफ होता है, मतलब किधर रखना है, आर की दिशा में। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर एफ साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो यही जो हमारा टॉर्क देगा, टाउ, इसको क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर एफ साइन थीटा हमें क्या देगा, यही हमें देगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा आर एफ साइन थीटा, लिखेंगे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा तब क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। अगर इसके बीच का मान के चलिए कि एंगल अगर 90 डिग्री हो तब क्या लिखिएगा, आर एफ साइन थीटा का जगह यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, तो आर एफ इंटू साइन इंटू 1, तो वही आर एफ। इसीलिए जो टॉर्क निकालते हैं वो क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर एफ हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रॉपर्टी। टू फाइंड द टॉर्क निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद टू फाइंड लीनियर वेलोसिटी, टू फाइंड लीनियर वेलोसिटी v। तो v निकालने के लिए वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालते हो v इक्वल टू तो ओमेगा r साइन थीटा यूनिट वेक्टर n हो जाएगा। अब यहाँ से और अगर हम मोड़ लेते हैं तब क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और मान के चलिए कि इसके बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ओमेगा r इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ से v बराबर क्या हो गया, v बराबर ओमेगा r, इसलिए ओमेगा पढ़ते हैं, v बराबर ओमेगा r। तो लीनियर वेलोसिटी आपको इस तरह से v इक्वल टू ओमेगा आता है, लेकिन ये कहाँ से आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी।
तो एंगुलर मोमेंटम लिख देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या हो गया है, मोमेंटम में आर क्रॉस पी लिखते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। और ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, पी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, आर क्रॉस एफ से निकल जाता है। तो यहाँ तक हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात किए। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो थ्योरी पार्ट था वो हम लोगों ने कवर किया है। न्यूमेरिकल इस पे हमें सॉल्व करना है, इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन अब वह न्यूमेरिकल अगली क्लास में सॉल्व होगा। थैंक यू सो मच।